मतलब देश के प्रधानमंत्री अपने ही तरह इस देश की जनता को झूठ बोलने में ट्रेंड कर देना चाहते हैं, उनको पारंगत बना देना चाहते हैं। झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हैं कि एक बार वो लोग कहे हैं कि हम लोग नागरिक हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, अब उनको सरकार को कहना है कि नहीं हम जो है बाहर से आए हैं। मतलब समझ रहे हैं? हमको कई बार जो है भाजपा का लोग गुस्से में चिढ़ करके कहता है कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम बोले भेज दो, नागरिकता कानून के तहत फिर वापस आ जाएंगे। तो कानून ही ऐसा बना दिया है। मेरा नाम कन्हैया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि ये घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं। अपने ही देश को घुसपैठिया बना करके उनका जो धन संपदा है, उनकी जो जमीन है, उसको वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये मनसा की धरती है, इसको लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 16 लाख एकड़ जमीन आपने पटियाला रियासत के अधीन जो थी, जिसको कब्जा करके लाल झंडा गाड़ करके भूमिहीनों में आपने बांटा, जब वो नागरिक ही नहीं रहेंगे, इसका मतलब उन जमीनों पे उनका अधिकार भी नहीं रहेगा। आपकी जमीन कब्जा करने के लिए आपसे आपका पहचान छीना जा रहा है। धन आया है तो सरकार ने आपके जनधन योजना के खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचाया है? नोटबंदी के बाद पुलवामा की घटना हुई, चुनाव पुलवामा के घटना के नाम पे लड़ा गया, तो आतंकवाद की घटना अगर नोटबंदी के बाद हो रही है, इसका मतलब आतंकवाद नहीं रुका है। और आतंकवाद यदि रुका है नोटबंदी करने के बाद, तो पुलवामा में घटना करने कौन आया था? मोदी जी का कौन था? इस सवाल का जवाब सरकार को देना पड़ेगा ना। तीसरा सवाल है कि नक्सलवाद की घटना रुक गई। नक्सलवाद की घटना कहां रुक गई है? इस बार फिर जो है जो सरकार की तरफ से बयान पेश हुआ है, उसमें इंटरनल थ्रेट, आंतरिक थ्रेट के रूप में नक्सलवाद को जो है एक कारण माना गया है। और अभी रामलीला में जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि अर्बन नक्सल लोग देश की जनता को भड़का रहे हैं। तो बोलिए मोदी जी, अब भी अगर अर्बन नक्सल बचे हुए हैं, अब तो कह दीजिए कि हमारा नोटबंदी का प्रोजेक्ट फेल हो गया है। इसका मतलब देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उसके बाद आज जब यह नया कानून लाया गया है, पहला सवाल यह है कि यह कानून देश की संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। देश के संविधान की प्रस्तावना हमको क्या कहता है? ठीक बात है कि आप लोग स्टेज के नीचे हैं, आरसी जी स्टेज पे हैं, बरार साहब स्टेज पे हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि चुनाव के वक्त जब ये वोट देने जाएंगे तो इनका वोट 5 होगा और आपका वोट 1 होगा, ऐसा नहीं है। भले ये स्टेज पे हैं, इनका वोट भी एक ही होगा और आपका वोट भी एक ही होगा, क्योंकि यह अधिकार आपको इस देश का संविधान देता है। और यह जो आपका बराबरी का अधिकार है, इस बराबरी के अधिकार का आधार क्या है? कि इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म के आधार पे, उसके जाति के आधार पे, उसके धर्म के आधार पे, उसके पहचान के आधार पे, उसके भाषा, बोली और क्षेत्र के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जब एक ऐसा कानून पास किया जाए जिसमें यह भेदभाव हो, जिसमें यह भेदभावपूर्ण बातें कही गई हो, इसका मतलब यह है कि वो कानून एक देश विरोधी कानून है। हिंदू को ही जो है बड़गा ला करके ये वोट लेते हैं। अब हिंदू वोट बैंक तो बिगड़ जाएगा, उसका नाम जब बाहर होगा तो उससे बचने के लिए इन्होंने नागरिकता कानून लाने का योजना बनाया। लेकिन अति उत्साह में थे, 303 सीट जीत लिए। कभी कभी यह होता है ना कि आपको आपके औकात से ज्यादा मिल जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये आप देखिएगा कि किसी को अगर अचानक पैसा हो जाए तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा है, वो जताना चाहता है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है। अगर कोई उसकी इज्जत समाज में नहीं कर रहा हो तो 3-4 आदमी को साथ में लेकर के चलता है कि मेरा जिंदाबाद करते रहना।
पैसा दे देता है कि मेरा फोटो खींचते रहना, हम जब जाएं तो हम सलमान खान की तरह चलें, तुम मेरा फोटो खींचते रहना, ताकि समाज में लोग समझे कि हम बहुत ताकतवर आदमी हैं। जनता ने इनको इस उम्मीद में वोट दे दिया कि अच्छा मोदी नहीं तो कौन। जनता ने इस मजबूरी में इनको वोट दे दी। अभी 303 सीट आ गया और ये अति उत्साह में ये बोल गए कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। और ये बात जो है देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोला गया है। अभी ऐसा हो गया है इनके सामने संकट कि अगर प्रधानमंत्री को सच्चा बोलेंगे तो राष्ट्रपति झूठा साबित हो जाएंगे, और राष्ट्रपति को यदि सच्चा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री झूठा साबित हो गए। ये फंस गए हैं कि मोटा भाई को सच्चा साबित करें कि मोदी जी को जो है झूठा साबित करें। इस चक्कर में ये फंस गए हैं। इन्होंने कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। तब तक जो है एनआरसी की लिस्ट जारी हो गई आसाम की, इनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। ठीक से इतिहास पढ़े होते, ठीक बात है कि इतिहास में फेल हो गए हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाए होते तो समझ जाते कि 1947 में जो दुखदाई बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में मुसलमान नहीं आए थे, मुसलमान गए थे, हिंदू सिख आए थे। तो वो जो आंकड़ा वो बोलते हैं वो दरअसल नकली आंकड़ा है। वो आंकड़ा तब का है जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक था। जो बड़ी गैर मुस्लिम आबादी है वो ये वाले इमरान खान वाले पाकिस्तान की नहीं है, वो बांग्लादेश की है। जो 71 का जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, देश की सेना के पराक्रम के चलते जो पाकिस्तान को हार मिली, तब जाकर के गैर मुस्लिम आबादी फिर से बांग्लादेश से हिंदुस्तान आई। तो मतलब दोनों वक्त चाहे 47 हो या 71, गैर मुस्लिम लोग भारत में ज्यादा आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर पूरे देश में एनआरसी होगा तो उसमें गैर मुसलमानों का नाम ज्यादा होगा। तो इनकी गर्दन फंस गई थी। उसमें बचाने के लिए इन्होंने नागरिकता कानून लाया, जबकि नागरिकता कानून ये 2003 में ही ले आए थे। जब वो नारा था ना, अब की बारी अटल बिहारी, राष्ट्र के ये 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। अटल जी लोटा में घूम लिए हैं और आडवाणी जी इंतजार कर रहे हैं कि कहां घूमेंगे, कमंडल में घूमेंगे, मार्गदर्शक मंडल में। उस वक्त 2003 की सरकार के वक्त जो नागरिकता कानून आया था, उस कानून में इन्होंने एक बात लिखी कि इलीगल इमिग्रेंट्स की को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इलीगल इमिग्रेंट्स, गैर कानूनी तरीके से भारत में कौन आए हैं, तो कानून कैसे काम करता है, ये पुलिस के लोग खड़े हैं, बता देंगे कि कानून कैसे काम करता है। ये देख लिए हैं, इनके सामने में चोरी हुई है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, इनको सबूत देना पड़ेगा। क्या कानून बिना सबूत का थोड़ी मानता है। कानून की जो वो प्रतिमा है, उस महिला के आंख पे ऊपर पट्टी लगा हुआ है और तराजू हाथ में है, तो देखता नहीं है, वो सिर्फ सुनता है। डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो गैर कानूनी लोग से वो सब लोग भारत आए हैं जो बिना पासपोर्ट वीजा का आए हैं। तो मुझे बताइए, ये पंजाब की धरती है। जब 47 में बंटवारा हुआ तो लोग जो है पासपोर्ट वीजा लेकर के भारत आए थे। इसका मतलब इस देश में जितने भी रिफ्यूजी आए हैं, उन तमाम लोग को कागज के आधार पर गैर कानूनी साबित कर दिया जाएगा। सिंपल मामला यह है कि जो बिना पासपोर्ट वीजा का कहीं भी जाता है वो इलीगल इमिग्रेंट है। तो इस देश में जो लाखों करोड़ों लोग आए हैं, ये सरकार कह रही है कि वो सारे लोग इलीगल इमिग्रेंट है। और 2003 का जो कानून है, नागरिकता संशोधन कानून, उसके ही नियम में लिखा हुआ है कि पहले एनपीआर होगा, मतलब आटे से ही रोटी बनाई जाएगी। एनपीआर के आटे से ही एनआरसी का रोटी तैयार किया जाएगा। तो एनपीआर होगा कैसे? तो सेंसस से पहले जो सेंसस करने वाले लोग हैं वो अलग ही। सेंसस जो इस देश में होता है, जो जनगणना होती है, उसका एक अलग कानून है, वो एक्ट बना हुआ है। और जनगणना का जो आंकड़ा होता है उसको सरकार भी नहीं देख सकती है, ये कानून कहता है। तो ये जो एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो तैयार किया जाएगा, उसमें वो आएंगे।
और आपके माँ बाप के बारे में और आपके माँ बाप के माँ बाप के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उसके कई प्रश्न तैयार किए गए, फिर वो ले जाएंगे और ऑफिस में बैठ करके कौन लोग संदेहपूर्ण नागरिक हैं उसका लिस्ट तैयार करेंगे। तो मतलब सरकारी बाबू ये तय करेंगे कि कौन इस देश का नागरिक है और कौन इस देश का नागरिक नहीं है। और सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं? जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए नहीं गए हैं? सरकारी बाबू जो है बिना मिठाई खाए हुए आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं देंगे। तो मिठाई तो कितना खाएंगे, डायबिटीज भी हो जाता है, तो मिठाई खरीदने के लिए पैसा लिया जाता है। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए तब भी पैसा लिया जाएगा और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाइए तब भी आपसे पैसा लिया जाएगा। ऐसा ही काम होता है ना। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बिना पैसा का बनता है? कौन ऐसा कानून है, कौन ऐसा काम है जो इस देश में बिना घूस का होता है? तो जो लोग संदेहपूर्ण नागरिक की लिस्ट में आएंगे उन लोगों को कागज फिर जमा करने के लिए बुलाया जाएगा। मतलब फिर से आप कागज बनवाने के लाइन में लगिए, तब जाकर के जिनका कागज सही पाया जाएगा, जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम सही से बता देंगे। मैं यही पूछ लेता हूं, किसी को याद है क्या अपने दादाजी के दादाजी, बरार साहब आपके दादाजी के दादाजी का क्या नाम था? किसी को भी याद नहीं? इसका यह मतलब थोड़ी है कि इनके दादाजी के दादाजी नहीं हुए थे। इनके दादाजी के दादाजी नहीं हुए तो ये यहां पे कैसे बैठे हुए हैं? ये एक वाहियात चीज है जो हमारे देश में किया जा रहा है। और कागज जो लोग नहीं देंगे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और जो लोग कागज देंगे तब उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। कितना आइडेंटिटी कार्ड दीजिएगा साहेब? वोट देने के लिए अलग कार्ड है, स्कूल में पढ़ने के लिए अलग कार्ड है, बैंक में खाता खुलाने के लिए अलग कार्ड है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट है, टैक्स जमा करने के लिए पैन कार्ड है, बाकी काम कराने के लिए आधार कार्ड है। कितना कार्ड बनवाओगे? आप हम लोगों को कार्ड नहीं बना रहे हैं, आप हम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ये सरकार का प्लान जो है हम लोगों को मूर्ख बनाने का है। असल खेल ये है कि इस देश में आप सोचिए कि वो जो 19 लाख लोग हैं जिनको आसाम के एनआरसी से बाहर किया गया है, पहले वो शपथ पत्र लिए हैं और सरकार को बताए हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं। और अब जब ये नागरिकता कानून पास किया गया है तब उनको बताना है कि नहीं, हम नागरिक नहीं हैं, हमारे ऊपर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, अब हमको नागरिकता दे दीजिए। मतलब देश के प्रधानमंत्री अपने ही तरह इस देश की जनता को झूठ बोलने में ट्रेंड कर देना चाहते हैं, उनको पारंगत बना देना चाहते हैं। झूठ बोलने के लिए सिखा रहे हैं कि एक बार वो लोग कहे हैं कि हम लोग नागरिक हैं, वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए, अब उनको सरकार को कहना है कि नहीं, हम जो है बाहर से आए हैं। मतलब समझ रहे हैं? हमको कई बार जो है भाजपा का लोग गुस्से में चिढ़ करके कहता है कि पाकिस्तान भेज देंगे। हम बोले भेज दो, नागरिकता कानून के तहत फिर वापस आ जाएंगे। तो कानून ही ऐसा बना दिया है। मेरा नाम कन्हैया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, सिवाय इसके कि ये घुसपैठियों की पहचान नहीं करना चाहते हैं। अपने ही देश को घुसपैठिया बना करके उनका जो धन संपदा है, उनकी जो जमीन है, उसको वो कब्जा कर लेना चाहते हैं। जब आप नागरिक ही नहीं रहेंगे तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये मनसा की धरती है, इसको लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो 16 लाख एकड़ जमीन आपने पटियाला रियासत के अधीन जो थी, जिसको कब्जा करके लाल झंडा गाड़ करके भूमिहीनों में आपने बांटा, जब वो नागरिक ही नहीं रहेंगे इसका मतलब उन जमीनों पे उनका अधिकार भी नहीं रहेगा। आपकी जमीन कब्जा करने के लिए आपसे आपका पहचान छीना जा रहा है। और कागज नहीं है या कागज में आपके नाम का स्पेलिंग ठीक नहीं है तो एक कागज का टुकड़ा यह तय करेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं हैं। और कागज की स्थिति क्या है, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरे सर्टिफिकेट पे मेरे पिताजी का नाम JAI है और मेरे भाई के सर्टिफिकेट पे नाम है JAY। बाप तो एक ही है ना। I और Y के स्पेलिंग के चलते मेरा बाप अलग अलग है, ऐसा तो नहीं है।
और आप घूम करके देखिए, कोई अगर मोहम्मद लिखेगा तो कोई MD मोहम्मद लिखेगा, कोई MOHD मोहम्मद लिखेगा, कोई जो है अगर नीलम लिखा है तो कोई NILM लिखेगा और कोई NEELM नीलम लिखेगा, कोई MANJDER मजिंदर लिखेगा, कोई जो है DIR मजिंदर लिखेगा। ये जो अंतर होता है, इस अंतर के चलते इस देश की हकीकत यह है कि देश के जो गरीब मजदूर हैं उनका 40,000 करोड़ रुपया PF अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो अपना PF का पैसा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो मजदूर हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनका जो PF का कार्ड बनता है, जो PF का अकाउंट बनता है, उसमें जो स्पेलिंग है नाम का, और उसके पास जो आधार कार्ड है उसमें जो नाम है, उसका स्पेलिंग जब अलग अलग हो जाता है, वो अपना ही पैसा नहीं ले पाता है। जब आप अपना पैसा PF से नहीं निकाल पाते हैं, अलग अलग नाम हो जाने से अपने बाप दादा का पैसा आप बैंक से नहीं निकाल पाते हैं, अलग अलग अगर नाम हो गया है तो आपको डॉक्यूमेंट को ठीक कराने में इतनी परेशानी होती है, तो वो कागज का टुकड़ा तय करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। ये असल साजिश ये है कि भारत के नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने में लगे रहें और जिनके पास सही कागज नहीं होगी उनसे उनकी नागरिकता छीन करके उनको इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। आज नागरिकता छीन रहे हैं, कल प्रॉपर्टी छीन लेंगे और परसों वोट देने का अधिकार वापस छीन लेंगे। तो हो गया ना अंतर। देश का संविधान क्या बोला कि बंद साहब का वोट भी एक और आप जो नीचे में बैठे हुए हैं आपका वोट भी एक, जो हवाई जहाज से उड़ता है उसका वोट भी एक, SP साहब का वोट भी एक, और जो है कांस्टेबल साहब का भी वोट एक। अंतर हो गया ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये हमला मुसलमान पे नहीं, इस देश के संविधान के ऊपर है, इस देश के हिंदुस्तान के ऊपर है, हिंदुस्तानियत होने के ऊपर है। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए। इसीलिए बड़ी लड़ाई का हिस्सा है और इस बड़ी लड़ाई में हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ हमारे सामने रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की लड़ाई है और दूसरी तरफ हमारा देश का तिरंगा, हमारा संविधान और हमारा हिंदुस्तान बचाने का लड़ाई है। इस दोनों लड़ाई को अपने दोनों हाथों में थाम करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम भारतीयों को एकजुट होकर के भारत विरोधी इन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा और सरकार को यह बताना पड़ेगा कि अगर हम तुमको जिता सकते हैं तो हम तुमको हरा भी सकते हैं। यह ऐलान हम लोगों को करना पड़ेगा और हमको पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके का उम्मीद, जिस तरीके आशा पंजाब के लोगों ने देश को दिखाया है कि आज भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उसने भी ये कहना शुरू किया है कि हम नागरिकता कानून को नहीं मानते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगत सिंह की धरती, बाबा गुरु नानक देव की इस धरती, और उनका एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक साहूकार जो है नानक देव जी को खाने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रोटी में मुझे खून टपकता हुआ दिखता है। और वो एक मजदूर के घर खाने के लिए गए और कहा कि तुम्हारी रोटी में, तुम्हारी ये खून पसीने की जो रोटी है इसमें मुझे दूध टपकता हुआ दिखता है। आज उस मूल्य को बचाने की लड़ाई है और हमको पूरा भरोसा है कि इस देश की जनता कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर एकजुट हो जाएगी, अपने हाथ में तिरंगा थाम लेगी और संविधान को बचाने के लिए रास्ते पे निकल जाएगी तो इस देश का किसान भी बचेगा, मजदूर भी बचेगा, महिला भी बचेगी, जवान भी बचेगा और ये सब जब बचेंगे तो तभी हिंदुस्तान बचेगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ भगत सिंह की इस धरती को एक बार फिर से नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।